हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा हम लोग जो है जेई की जो सीरीज कर रहे थे पी ब्लॉक की, उसका ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस इसके जेई के बाद, जेई के क्वेश्चन पी ब्लॉक के बाद फिर हम लोग जो है जो भी आप लोग कहेंगे फिर वो सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक की डिमांड कर रहे हैं तो बीच बीच में ऑर्गेनिक के भी कुछ वीडियोज आते रहेंगे। ठीक बेटा, इसमें जो है थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लग रहा है। ठीक है, और वेस्ट न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप लोग उसे पढ़िए। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जेई ने पूछा है, कहीं से भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट की भनक लगने नहीं दी है कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है बेटा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बैक बॉन्डिंग का लगता है। ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग क्या होती है जरा इधर देखिए बेटा, पहले बैक बॉन्डिंग समझते हैं। हमारे पास कोई आइटम ए है, वो बी से पहले ही, ठीक है बेटा ये देखिए आप लोग, हमारे पास कोई आइटम ए है, कोई आइटम बी है, ये आपस में ऑलरेडी बॉन्डेड है। ठीक है, इसमें से एक आइटम के पास लोन पेयर मौजूद है और दूसरे आइटम के पास जो होता है वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक, क्या होता है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देता है, क्योंकि ये एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देके खींच भी लेता है। तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, कभी यहाँ पे होते हैं, इनके बीच में ऑसिलेशन होने लगता है, जिसमें इसमें डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है बेटा, पहली कंडीशन इसमें ये होती है, बैक बॉन्डिंग की फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि एक आइटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे आइटम के पास क्या होना चाहिए बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास ये होगी, बेटा सेकंड कंडीशन ये होती है कि ये जो बॉन्डिंग होगी वो 2p पाई के बीच में हो सकती है, 2p पाई 3p पाई के बीच में हो सकती है। ठीक है, और 2p पाई और 3d पाई के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई, मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में हो सकती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में हो सकती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में हो सकती है। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, इसके बाद जो है एटम का साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। हालांकि एक कंडीशन होती है 2p पाई और 4d पाई होती है, वो अलग की बात है, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई यहाँ, ये कंडीशन हो गई बैक बॉन्डिंग। अब चेक करते हैं बैक बॉन्डिंग कहाँ होती है। इसका बेटा पहला एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं BF3, चेक करते हैं क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बोरॉन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया फ्लोरीन। ठीक, हम सबको मालूम है बेटा यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। बेटा ये यहाँ से अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है, इस वजह से इनके बीच में बैक बॉन्डिंग होती है। बेटा लोन पेयर तो इस वाले फ्लोरीन के पास भी है, लोन पेयर तो इस वाले फ्लोरीन के पास भी है, तो इससे इसकी वजह से बेटा इसमें बैक बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाते हैं बेटा आपको, इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी ये फ्लोरीन में तीनों फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग हमारे पास करते हैं। इसमें ये देखिए तीन के तीनों फ्लोरीन जो है यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, ये बैक बॉन्डिंग दिख रही है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम आपसे पूछे क्या BH3 में बैक बॉन्डिंग होती है, क्या BH3 में बैक बॉन्डिंग होती है, तो जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये हमारे पास बोरॉन हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन और एक हमारे पास हाइड्रोजन, ये। ठीक, क्या कंडीशन पहले होती है, किसी भी एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो मतलब यहीं से कंडीशन खत्म हो गई, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर? अब अपने जो क्वेश्चन जो है, अपना जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। ये देखिए बेटा हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये। बेटा इसमें देखिए क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? बेटा एक एटम के पास लोन पेयर तो मौजूद है, लेकिन क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है? नहीं होता बेटा, कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। जबकि इधर देखिए आप,
ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल अपने आप इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, जिसकी वजह से बेटा इनके बीच में भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब एक बात बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग करने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैक बॉन्डिंग में इनके इंगेज हो जाएंगे, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पे बेटा इसका अगर हाइब्रिडेशन निकाला जाए तो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो 3 + 1 मतलब क्या आया 4, हाइब्रिडेशन आया बेटा sp3, ठीक। इधर आ जाइए बेटा, इसका लोन पेयर तो इंगेज हो गया ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये इसको डबल बॉन्ड की तरह एज्यूम करेंगे। जिस तरीके से रेजोनेंस होता है उसी तरीके से यहाँ पर इसे डबल बॉन्ड की तरह एज्यूम करेंगे। मतलब ये लोन पेयर हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये है 3 और 3 का मतलब क्या हुआ बेटा sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स ये स्पीसीज कैसी हो गई, प्लेनर हो गई। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होगा बेटा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। बेसिक नेचर कैसे पता करते हैं, बेसिक कैरेक्टर कैसे पता करते हैं, जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। बेटा ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये बेसिक नेचर होगा। बेटा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो इंगेज हो गया है, ये यहाँ पर अपने लोन पेयर को इतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक देन दिस, ठीक। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास प्लेनर भी है और लेस बेसिक है, किससे बेटा, इस वाले से, ठीक है। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है SiH3 का होल थ्राइस n इज प्लेनर एंड लेस बेसिक देन CH3 का होल थ्राइस n, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, हमको पहला ही आंसर बिल्कुल ठीक मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जेई है तो जेई में सारे ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़िए बेटा, SiH3 का होल थ्राइस n इज पिरामिडल, गलत बात है बेटा, ये प्लेनर हम पहले ही साबित कर चुके हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, SiH3n इज पिरामिडल, फिर गलत बात है, ये पिरामिडल हो ही नहीं सकता। चलिए डी ऑप्शन चेक करते हैं, SiH3 का होल थ्राइस n इज प्लेनर, ये बात ठीक है। एंड मोर बेसिक, ये बात गलत है, SiH3 का होल थ्राइस बेटा लेस बेसिक है। क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन ऑप्शन नंबर 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 2 C70, C60 डायमंड। बेटा वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बेटा डायमंड में होती है, तकरीबन 154 pm के आसपास होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होती है, डायमंड। और ध्यान रखना डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा sp3 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वन दैट इज एक्सटेंसिव यूज्ड एज पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पहला है क्वार्ट्ज, दूसरा है ट्राइडेमाइट, तीसरा है एमार्फस सिलिका, चौथा है माइका। बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वार्ट्ज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, करा द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्सर, जियोलाइट, माइका एंड एवेस्टोस इज। बेटा इसका आंसर तो आपका जो है SiO4 C वाला हो जाएगा, ठीक है। बट चूंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इसमें हम जो है कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाहेंगे, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास जो हमारे पास सिलिकेट होते हैं वो हमारे पास ऑर्थो सिलिकेट हो सकते हैं, पायरो सिलिकेट हो सकते हैं, ऑर्थो हो सकते हैं, पायरो हो सकते हैं, साइक्लिक या चेन हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कौन से हो सकते हैं बेटा, 2D हो सकते हैं या 3D हो सकते हैं, ठीक है। 2D हो सकते हैं या 3D हो सकते हैं, ऑर्थो हो सकते हैं, पायरो हो सकते हैं, चेन हो सकते हैं, या हमारे पास इसे साइक्लिक बोलते हैं। 2D हो सकते हैं, 3D हो सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास इसकी हम लोग बात करें तो बेटा यहां पर 2 तरीके के ऑक्सीजन होते हैं सिलिकेट में। एक हमारे पास होते हैं शेयर्ड और एक हमारे पास अनशेयर्ड होते हैं। एक हमारे पास शेयर्ड होते हैं, एक अनशेयर्ड होते हैं। बेटा इसको ट्रिक के तरीके से समझेंगे, अगर हम शेयर्ड की बात करें तो इसे 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका रिवर्स लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बेटा 4, 3, 2, 1 एंड 0, ठीक। बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है SiO4 कि
पावर -4। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? यहां से बेटा 0.5 डिक्रीज कराते चले, जो इसके ऊपर माइनस की पावर अनशेयर्ड ऑक्सीजन के बराबर होगी। ये 4 है, ये यहाँ वाली है भी। फिर यहाँ से 0.5 आप यहाँ से डिक्रीज करिए, कितना आएगा? SiO 3.5 की पावर कितनी रहेगी बेटा? माइनस की 3, ये वाली रहेगी। ठीक, बट क्या 0.35 पॉसिबल है? तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है Si2O7 पावर -3। ठीक, फिर यहां पर आ जाइए, ऑक्सीजन में 0.5 और डिक्रीज करिए, बेटा कितना आएगा? SiO3 पावर कितनी रहेगी बेटा? -2, जो यहाँ पे। क्लियर नहीं क्लियर? फिर और आगे बढ़िए, फिर और 0.5 डिक्रीज करिए, बेटा ये कितना हो जाएगा? SiO 2.5 की पावर -1, बेटा यहां पर आए बेटा 0, कोई भी पावर नहीं रहेगी, 0.5 डिक्रीज करके Si2। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, चलिए यहाँ पे बेटा इसका हम स्ट्रक्चर, एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी हम लोग जो है किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेंगे, और सिलिकेट के स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बेटा हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है शेयर्ड एटम। कितने एटम, कितने ऑक्सीजन एटम किसी दूसरे स्ट्रक्चर से शेयर हो रहे हैं, वो आपको जरूर याद कर लेना। ठीक है बेटा, नीट वाले खास तौर पर याद कर लें, जो कि उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और जेई वाले इसके स्ट्रक्चर भी देख लें और शेयर्ड एटम भी ध्यान से देख लें। ठीक है बेटा, तो हम पहले ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, Si, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है, और 4 माइनस होता है, तो 1 2 3 4। ठीक बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का प्रोजेक्शन इसके पीछे ले लेते हैं, सिलिका के पीछे लेते हैं। ठीक है बेटा, सिलिका के पीछे लेते हैं तो हम सिलिका ना लिख करके इसको इस तरीके से डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक सिलिका है, सिलिका के पीछे एक ऑक्सीजन है, जस्ट इस तरीके से। ये हमारे पास सिलिका होगा, इसके पीछे एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन, ये पॉइंटेड तुमको सिलिका दिख रहेगा, इसके पीछे ऑक्सीजन दिखेगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसका प्रोजेक्शन जब इसके पीछे लेते हैं तो बेटा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसको हम लोग पॉइंटेड रख देते हैं, उसके ऊपर ही माइनस लगा देते हैं, मतलब इसके पीछे जो ऑक्सीजन है उस पर भी माइनस है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑर्थोसिलिकेट हो गया। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर हम पायरोसिलिकेट की बात करें तो बेटा पायरोसिलिकेट कुछ इस तरीके से होता है, चेक करते, चेक करिएगा बेटा। पायरोसिलिकेट ये होता है, ये सिलिका, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। बेटा इसमें शेयर्ड एटम कितने थे? 0। इसमें शेयर्ड एटम कितना था? 1। ये दूसरा सिलिका के साथ शेयर हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। क्लियर नहीं क्लियर? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3 माइनस थे बेटा इस पे, इस वाले में 3 माइनस। ठीक है, 2 यूनिट आपस में जोड़। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ऑक्सीजन का प्रोजेक्शन जो होता है वो इस सिलिका के पीछे ले लेते हैं। इस सिलिका के अगर पीछे लेंगे तो मतलब यहाँ पर भी हम सर्किल के अंदर क्या लगा देंगे बेटा? डॉट लगा देंगे। क्लियर? चलिए इधर देखते हैं, बनाते ऊपर की तरफ। ये देख, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा बेटा। यह हमारे पास ये हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ठीक, ये हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहां पर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, यहां पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहां पर हमने पॉइंट लगा दिया, मतलब यहां पर वाला जो ऑक्सीजन था वो इसके पीछे है, और यहां पर ये क्या है बेटा? सिलिका। ठीक है, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव। बेटा इसको इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ये देखिए। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? पायरोसिलिकेट हो गया। ठीक है, देखिए बेटा हम लोग यहाँ पर जो है अब यहाँ पे चेन का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, चेन कैसा होता है? बहुत आसान होता है, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक चेन के फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास चेन सिलिकॉन, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, और जो बीच में होगा उसमें सिलिका होगा। फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, 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 और जो बीच में होगा उसमें सिलिका, और यहाँ पर भी जो बीच में होगा उसमें सिलिका। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग, ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास चेन सिलिकेट हो गया। ये एक लंबी सी चेन बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो शेयर्ड एटम पे आता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो शेयर्ड एटम पे आता है। ठीक, क्लियर नहीं क्लियर? इस पे कहाँ पे निगेटिव हो जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, इस पे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
इसमें कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास शेड है, इस पर नहीं आएगा, इस पर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास चेन सिलिकेट। क्लियर? ठीक है बेटा, ये हमारे पास चेन सिलिकेट हो गया। अगर इसको इसी तरीके से हम मोड़ दें, मोड़ करके इसे ज्वाइन कर दें, तो बेटा इसमें हमको रिंग सिलिकेट मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमको 2D और 3D भी सिलिकेट मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो सिलिकेट का एक कोई नया वीडियो कर लेंगे, इसमें हम सारे सिलिकेट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाने में हमें टाइम लगेगा, है ना। तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हमारे पास जो होगा वो हमारा SiO4 होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास जियोलाइट और माइका और एवेस्टोस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो बेटा SiO4 की होती है। यहाँ पर हमने जो आपको सिलिकेट के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप इसको याद कर लिएगा। शेयर्ड एटम जरूर याद कर लिएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। जो शेयर्ड एटम है उन पे कोई नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, सब में शेयर्ड एटम हमने बता रखे हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन और अनशेयर्ड ऑक्सीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जो है जरूर याद कर ले। ट्रिक जैसे बताइए वैसे ही आप याद कर ले। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड, 1 pH बॉन्ड, 2 pH बॉन्ड, 1 pH बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमको स्ट्रक्चर आना जरूरी है। बेटा फास्फोरस के कोई भी ऑक्सी एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो एक तरीका सीख लीजिए। पहले फास्फोरस लिखिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखिए और फिर 3 बॉन्ड लगा के छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद जो भी हमको मिल जाए, सबसे पहले ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे यहां पर हमको किसका बनाना है? H3PO2 का। ठीक, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे खर्च हो गए, बची कितनी? एक ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दी, उसके बाद क्या लगा दिया बेटा? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, बन गया। अगर हमको यहीं पर H3PO3, बेटा हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया है। बेटा आंसर क्या हो गया हमारे पास? 2 pH बॉन्ड, एक pH ये, एक pH पे। यहाँ पे आई थिंक इसका जो आंसर होगा बेटा, वो आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, 2 pH बॉन्ड। यहाँ पे आंसर हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाना हम आपको सिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे पास H3PO3 कहीं हमें दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा? इसके बाद जितनी बची हुई ऑक्सीजन फॉलोड बाई हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास यूज हो गई बेटा। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची? 2। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ, फॉलोड बाई हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन यहाँ से शुरू कर दो, 1, 2 एंड 3। ठीक, अगर हमारे पास यहीं पर H3PO4 दे रखा होता बेटा, H3PO4 दे रखा होता तो हम लोग क्या करते? वही पहले बेसिक स्ट्रक्चर, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करते हैं बेटा? जो बची हुई रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूटिलाइज कर ली, जो बची हुई ऑक्सीजन है उनको वहां पे प्लेस करेंगे, फॉलोड बाई हाइड्रोजन। कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे बची हुई दिख रही है? 1, 2, 3। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा, चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। बेटा एल्यूमिनियम की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके साथ जो है सिमिलर होती है? बेटा एल्यूमिनियम और बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों की ही जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 1.5। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है द नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन B2H6 रेस्पेक्टिवली आर। बेटा B2H6 का शायद आप लोगों ने अगर मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा, पीछे वाला लेक्चर देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने वही बता रखा था। B2H6 में कितने हमारे पास 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा इसका स्ट्रक्चर ये बनता है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, फिर हमारे पास यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्ड होता है, वो यहाँ पर ऑसिलेट करने लगता है, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर। बेटा यही काम यहाँ पर भी होता है। इसके यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये बेटा ऑसिलेट करने लगता है, कभी यहाँ पर आ जाता है, कभी यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो यहाँ पर कितने सेंटर है? 1, 2, 3 सेंटर है। बेटा इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2।
तो यही 2 इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, तो बेटा ये क्या हुआ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? नीचे की तरफ देखो बेटा, यहां पर भी यही काम हो रहा है, यहां पर भी 1 2 3 सेंटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब 2 बॉन्ड हमारे पास ऐसे है जो हमारे पास 3 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जरा यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। यहां पर सेंटर कितना है, एक हाइड्रोजन एक बोरॉन, तो 2 सेंटर्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर ये बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास 4 ऐसे बॉन्ड है जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास 2 ऐसे बॉन्ड है जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बेटा हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट करा है 4 and 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमको पहले ही मिल गया। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए, जो बच्चे जो हमारा पिछला वीडियो है वो अगर देख के आ रहे हैं, तो वहां से अगर कॉन्सेप्ट सीख के आएंगे तो कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे, उसका सीधा सीधा फायदा आपको इस वीडियो में मिल रहा है। जो क्वेश्चन है आपके निकल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन है, सोल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लिखते चलिएगा तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड है, दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, तीसरा हमारे पास है सैलाइन हाइड्राइड, और चौथा हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। बेटा NaH एस ब्लॉक का है, याद करो हमने कहा था एस ब्लॉक के एलिमेंट सैलाइन हाइड्राइड बनाते हैं, एग्जाम्पल भी हमने वहां पे लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सैलाइन हाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है बेटा, अगेन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है बेटा, अगर आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट जरूर नोट करते चले बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इज। बेटा हमसे पूछ रहा है, जो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है। बेटा आई थिंक सीधा आप आंसर लगाइए सी, SiH4। ठीक है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते थे। अगर आपने सही से पढ़ा है तो हमने आपको बताया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते थे। बाकी तीनों जो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं बेटा, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है और हमारे पास गैलियम है, ये तीनों के तीनों कौन से ग्रुप के बेटा, 13 के। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। SI हमारे पास 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। बेटा जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखे, उसमें पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट इसका समझाया है हमने। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, in contrast thallium exists in +1 and +3 oxidation state, this is due to। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे बेटा। ठीक है, अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। इसका आंसर तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, उस सबसे पहले आपको कुछ बातें बता दें, फिर आपको और धीरे धीरे सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का ये एक ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर नहीं क्लियर? अब हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस की ये फितरत होती है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लियर नहीं क्लियर? बेटा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो इसका जो अट्रैक्शन का इफेक्ट है, इसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, और लिख लीजिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसे बेटा रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। ये इस जो पावर है इसे शील्ड करेंगे। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं बेटा, इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, न्यूक्लियस अपनी तरफ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो न्यूक्लियस की तरफ ही लगता है, मतलब न्यूक्लियर का फोर्स ज्यादा है।
न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है, शील्डिंग फोर्स। क्लियर नहीं क्लियर? इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां तक इस घर की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, इस ऑर्बिट में बना हुआ रहता है। क्लियर नहीं क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, चलिए बेटा, ये आपके लिए हमने बनाया है, जरा देखिए इसमें। ये हमारे पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, ये हमारे पास 13, 14 और 15 ग्रुप में होता है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1, NH2 NP2 और 15 वाले क्या है? NH2 NP2। क्लियर नहीं क्लियर? बेटा यहाँ पर जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो 3 करते हैं, 1 और ये 2 3। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में 2 और +2 4 होते हैं। यहाँ पर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन करते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, अब बेटा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने पे कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से आप बताइए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब हमारे पास सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन हमारे साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, तो मतलब हमारे पास जेड भी इंक्रीज कर रहा है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इनके बीच में। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई खासा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बट जैसे ही हम 5th ग्रुप से 6th ग्रुप में आते हैं बेटा, यहाँ पर लेंथेनाइड जो होता है इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, हम सबको मालूम है। ठीक है, कहाँ होता है बेटा? कौन सा उसमें होता है? ब्लॉक में 4F पे आ जाता है। ठीक है, किसमें आता है बेटा? 4F में। बेटा आप एक बात समझिए, हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो S इलेक्ट्रॉन का सबसे बढ़िया होता है, P इलेक्ट्रॉन का और खराब हो जाता है, D इलेक्ट्रॉन का और घटिया होता है, और F इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल निकम्मे होते हैं। उनका जो है शील्डिंग इफेक्ट लगभग खत्म ही हो चुका होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है F इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो किस में आ गए हैं बेटा? F में आ गए हैं। अब जरा हम 13 वाले को हम बना के एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं, 13 ग्रुप वाले को। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिट बनाएंगे, बीच का ऑर्बिट नहीं बना रहे। ये हमारे पास 6s हो गया और ये हमारे पास 6p हो गया। मान लिया ये हमारे पास 6s है और हमारे पास 6p है। ठीक, S में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 2। P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे। क्लियर नहीं क्लियर? 4F वाले। ठीक, लेकिन 4F वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। जो बेटा हमारे पास न्यूक्लियस है वो अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, मतलब वो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज दे रहा है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इस वाले को भी अट्रैक्ट करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक, लेकिन हमारे पास बीच में कहीं पर यहाँ पर जो है 4F के इलेक्ट्रॉन होंगे जो शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ओवरऑल जो इस पे अट्रैक्शन होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को जो अट्रैक्ट करने की पावर होगी न्यूक्लियस की, वो काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, खासतौर पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो ये न्यूक्लियस होता है काफी मजबूती के साथ बांध लेता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। बेटा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे? 13 ग्रुप में 3, लेकिन यहाँ नीचे आते आते 6 ग्रुप में न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है बेटा? 4F के इलेक्ट्रॉनों का डिकप्पन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। क्लियर नहीं क्लियर? F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए बॉन्डिंग के लिए। क्या हो गया बेटा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो गए। इस वजह से इस पूरे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट। और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं पेयर, तो ये हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, यही काम 14 ग्रुप में भी होता है। 14 ग्रुप में देखो P में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में कितने इलेक्ट्रॉन है? P में कितने हैं? 2, S में कितने हैं? 2। ठीक है, नीचे आते 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 जैसे Sn से Pb पे पहुंचेंगे वैसे यहाँ पर भी F ऑर्बिटल आ चुका होगा, मतलब इसमें भी F इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब यहाँ पर भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी और इसका न्यूक्लियस भी इन 2 इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ भी लागू हो रहा है। वही काम यहाँ पर भी होगा। मतलब अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा जाए कहां पर होता है तो 13, 14, 15 ग्रुप के लास्ट 6 पीरियड के एलिमेंट में, थैलियम, लेड और बिस्मथ में होता है। ठीक, अगर हम पूछे स्टार्ट कहां से हो जाता है बेटा? स्टार्ट ये यहां से हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बेटा ये स्टार्ट यहां से हो जाता है। ठीक जी बेटा, देखिए
तो इसका मतलब यहां पर अगर हम पूछे इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट कहां हो जाता है बेटा, यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पे हमने डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक। और इनर्ट पेयर होता कहां पे बेटा, इसमें होता है, यूरियम में होता है, लेड में होता है, बिस्मथ में होता है, ठीक। अब यहां पे बताओ ये कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बेटा। पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैक्सिमम कितना है, इलेक्ट्रॉन्स का टोटल कर दो, 2 और 1 3, तो ये मैक्सिमम 3 शो कर सकता है। पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 शो कर सकता है और मिनिमम कितना 1 शो कर सकता है। 14 ग्रुप में आ जाइए बेटा, यहां पर ये मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, पी के इलेक्ट्रॉन चेक करिए 2 हैं, और मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, टोटल करिए 4, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। इधर आ जाइए बेटा, ये मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है 3, मैक्सिमम कितना, टोटल करिए 5। क्लियर नहीं क्लियर। तो यहां पर एक बात बताइए, यहां पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ +1 वाला स्टेबल देगा। लेड में आ जाइए बेटा, लेड में भी ये यहां पर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट होंगे, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है बेटा, +2 आती है। क्लियर नहीं क्लियर। बिस्मथ की कितनी आती है बेटा, बिस्मथ में कितनी आएगी बेटा, इसकी आएगी +3 आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो बेटा। यहां पर इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट नहीं करने देगा, तो इसकी भी क्या आएगी बेटा, +3 आ जाएगी। क्लियर, ठीक। अब बेटा सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी क्या होती है। ध्यान रखना 13 ग्रुप वाले की मैक्सिमम कितनी है 3, मिनिमम कितनी है 1, ठीक है। तो अगर 13 ग्रुप वाला तुमको लिख के दे, जैसे मान लिया हम तुमको लिख के दे रहे हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हमारे पास लास्ट में टीएल, ठीक। क्लियर नहीं क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर एक चीज बेटा, अगर कहीं पर नाम वाम लेने में गलती हो जाए तो पार्डन मी, क्योंकि कभी कभार होता है फ्लो में नाम गलत निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास बोरॉन है। अब हम क्वेश्चन चेक करेंगे बेटा, इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दे रहा है। अगर उसने हमको कहीं +5 लिख के दे दी सब पर, ठीक, तो ध्यान देना ये +3 वाली होगी यहाँ पर, +5 13 में सिर्फ +3 और +1 हो सकती है, +3, ठीक है बेटा। बताइए ये +3 वाली सब पे हमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वाली है। अगर बात मैक्सिमम की जाए तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। अगर हम इसको एक तरीका बता रहे बेटा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। अगर वो इसमें हमको मिनिमम वाली लिख के दे रहा था, कहता अब अरेंज करके बताइए, ठीक है। तो मिनिमम वाली है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। तो यहां से सबसे ज्यादा स्टेबल मिनिमम में कौन होगा, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, बोरॉन। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास कार्बन फैमिली में हो जाएगा। कार्बन फैमिली में अगर उसने हमको +4 लिख के दिया तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन, फिर सिलिका, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन और फिर पीपी हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हमसे +2 लिख के दे दिया हमको, ठीक है, +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लेड, फिर एसएन, फिर जीई, फिर एसआई, फिर कार्बन। यही हम नाइट्रोजन में भी करेंगे बेटा। नाइट्रोजन में अगर उसने हमको +5 लिख के दिया तो हम लिखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर यहाँ पर एस, फिर हमारे पास एसबी, फिर हमारे पास क्या होगा, बिस्मथ, ठीक। अगर उसने हमको लिख दिया +3 में अरेंज करके दिखाइए तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे ज्यादा बिस्मथ, फिर एसबी, फिर एएस, फिर पी, फिर, ठीक। क्लियर नहीं क्लियर। तो ये हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो गया, ओवेन ने बताया। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमसे पूछी जाती है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है स्टेबल होती है। क्लियर। अब यहां पे देखा जाए तो गैलियम जो होगा, गैलियम 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा। एक कौन सी, एक हमारे पास ये शो करेगा +1 वाली, और एक कौन सी शो करेगा +3 वाली। लेकिन अभी भी स्टेबल कौन सी होगी इन दोनों की बात करें तो इसमें +3 स्टेबल होगी। जितना नीचे आते जाएंगे उतना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बेटा स्टेबल होती चली जाएगी, ठीक है। ये भी 2 शो करेगा, इधर देख रहे ये भी 2 शो करेगा। कौन कौन सी, एक +2 वाली और एक किसमें +4 वाली। ये भी 2 शो करेगा, एक +3 वाली और एक +5 वाली, क्योंकि यहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू हो गया है। और ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो प्योरली कौन सी शो करेंगे बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। शो तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
इन कंट्रास्ट थैलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को आंसर बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो एल्यूमिनियम हमेशा ज्यादातर किसमें होगा, +3 में होता है। यहाँ हमारे पास थैलियम किसमें होगा बेटा, +1 में भी हो सकता है और +3 में हो सकता है, लेकिन इसकी स्टेबल कौन सी होगी, +1 वाली होगी। इसकी वजह क्या होती है बेटा, ऑप्शन नंबर 3 इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी कॉन्सेप्ट पे है, कह रहा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। ग्रुप 30 का देखो ये हमने लिख रखा है। देखो इसमें एक मैक्सिमम वाला होगा, एक मिनिमम वाला होगा। बेटा 13 में मैक्सिमम वाला कौन होता है, 3, मिनिमम वाला कौन, 1। 14 में मैक्सिमम वाला कौन, 4, मिनिमम कौन, 2। 15 में मैक्सिमम वाला कौन, 5, और मिनिमम वाला कौन बेटा, मिनिमम वाला उसमें हो जाएगा 3। ठीक है, 5 एंड 3 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर तुमको मैक्सिमम वाला दे रहा है तो हम लोग ऑर्डर कहां से लिखेंगे, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर वो हमको ऑर्डर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम वाली पूछ रहा है तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर लास्ट में बोरॉन। ऑप्शन देखिए हम लोग चेक करते हैं इसका बेटा। पहला ऑप्शन दे रहा है हमको एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। ये तो हमारे पास ठीक ऑप्शन नहीं है। इसका बी देखते हैं बेटा, हमारे पास इसमें हमारे पास है एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपको यहाँ से मैच कर रहा होगा। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ पे हमको बोरॉन नहीं दे रखा है, बाकी हमको पूरा दे रखा है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया होगा। ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमको मैक्सिमम वाला अगर दे तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम वाला दे तो नीचे से स्टार्ट कर देंगे, नीचे वाला मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछे तो हम ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, ऊपर वाला मैक्सिमम, फिर उसके बाद घटते चले जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।